आज हम पढ़ने वाले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होती है? एक फिजिकल प्रोसेस होती है। फिजिकल प्रोसेस यानी जैसे अभी हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है और हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अभी मुझे ऑक्सीजन की तो गरज है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में उसको अपने अंदर लूँगा और मेरे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है मैं उसे एनवायरनमेंट में भेज दूँगा। मतलब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं हम? ब्रीदिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी या फिर एनर्जी बनाना। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो सबको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद देखेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो एयर है वो हमारे नाक से ही अंदर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? नेसल कैविटी के बाद आता है फेरेंक्स एक कॉमन पाइप है फॉर फूड एंड वाटर। फेरेंक्स के बाद है लैरेंक्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर सीधे जाती है एल्वियोलाई में। तो इसमें सबसे मेन पार्ट है एल्वियोलाई का, क्योंकि क्या पता है, जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते वो कहाँ पे होते? वो होते हैं एल्वियोलाई में। क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो कैसे रहती है? बहुत थिन रहती है और इनके पास डेंस कैपिलरी स्ट्रक्चर भी रहता है और 70 to 80% एरिया रहता है इनके पास। तो इसीलिए गैसेस की एक्सचेंज होने के लिए मतलब कुछ दिक्कत नहीं आती, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम इंस्पायरेशन यानी सांस को अंदर लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ? नीचे चला जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रहती है अपने बॉडी में, वो रिब्स को ऊपर की तरफ लेके जाती है और बाहर की तरफ पुश करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन सबको समझ में आ गया। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम इंस्पायरेशन। उसके बाद है एक्सपायरेशन ये पूरा उल्टा है, कहा किससे? इंस्पायरेशन से। इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे जा रहा था, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होगा, ठीक है। डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स होगा और सारे मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे। और इंस्पायरेशन में जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। इसमें वॉल्यूम कम हो गया तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम कम होने के बाद प्रेशर तो बढ़ना ही है। तो एक्सपायरेशन में वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन में अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ा और ब्लड में कम हुआ तो डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ होगा? डिफ्यूज़न होगा एल्वियोलाई से ब्लड में। और अगर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ और ब्लड में बढ़ा तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा डिफ्यूज़न फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, ठीक है। सबको समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले देखेंगे हम ऑक्सीजन। तो जो 90% ऑक्सीजन है, 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। 97% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सबको समझ में आ गया। उसके बाद जो बचा 3% है, बचा 3% कहाँ पे? प्लाज्मा में क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। बचा 3% कहाँ पे? प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। अभी हमारे पास बचा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। 70% बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है। उसके बाद बचा 23% कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। और फिर जो लास्ट में 7% बचता है वो कहाँ पे? प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अभी सबसे मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, मेन टॉपिक है वॉल्यूम्स। तो टाइडल वॉल्यूम यानी हम जो नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको? टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे और इंस्पायरेशन कर रहे
और एक्सपायरेशन कर दे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। तो ये ह्यूमन में कितना होता है, ये ह्यूमन में होता है 500 ml, ठीक है। ये ह्यूमन में कितना होता है 500 ml। उसके बाद देखेंगे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा एयर जो होता है, जो हम फोर्सफुली इनहेल करने के बाद भी रहता है, मतलब मैक्सिमम एक्स्ट्रा एयर जो हम फोर्सफुल इनहेल के बाद में आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है 2500 से 30,000 ml, यानी मतलब हमें बोला जाए तो कम से कम कितना 3 लीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 से 1100। मतलब हमने सांस तो पूरी फोर्सफुली छोड़ दिया, उसके बाद भी हम और कोशिश कर रहे, मतलब हमने सांस को फोर्सफुली छोड़ दिया और फिर जो बची हुई सांस है हमारे लंग्स में, उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो कितनी है 1000 से 1100। उसके बाद है हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम, वो कितनी होती है 1100 से 1200। और उसके बाद होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने नीट वाले दोस्तों के साथ।